सुप्रभात बच्चों। तो आइए हम शुरुआत करते हैं वीडियो के अगले भाग में, यानी कि पिछले भाग में मैंने आपको समझा दिया था लेखिका की नानी के बारे में, दादी के बारे में, परदादी के बारे में, लेखिका जिन जिन से प्रभावित हुई उनके बारे में। अब पाठ के अगले हिस्से में देखते हैं लेखिका की बहनों के बारे में, लेखिका के क्या क्या विचार थे और लेखिका की बहनें भी लीक से हटकर कैसे काम करती थी, लेखिका की क्या सोच थी अपनी बहनों के बारे में कि उसकी बहनें ज़िद्दी थी या कैसी थी। तो हम इस पाठ में आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो के इस भाग में बच्चों पृष्ठ संख्या 20 से मैं शुरू करती हूँ। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। अब लेखिका बता रही है कि जब देश को आज़ादी मिली, फ्रीडम मिली, तो उस दिन एक बहुत बड़ा जलसा था, जश्न था। तो लेकिन बुरे योग ये था कि उस दिन बीमार पड़ गई लेखिका। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी, यानी कि डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप जश्न में शामिल नहीं हो सकती हैं। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। अब हमारे पिताजी चुप हो गए उनकी बात के आगे कि वो सही कह रहे हैं। मैं बदसतूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? और कहते मैं इस तरह रो रही थी उस टाइम जैसे किसी का कोई बचपन में खिलौना टूट जाता है, खिलौना टूटने पे बच्चा जैसे रोता है, वैसे मैं भी रो रही थी। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी भी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स क्रामजोव उपन्यास पकड़ा गए। बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, कौन सा उपन्यास है ये? ब्रदर्स क्रामजोव, ठीक है। तो पिताजी ने सोचा कि चलो अब इसका जाने तो नहीं दिया गया इसे जश्न में, तो इसे मैं एक किताब दे देता हूँ, इसका मन लग जाएगा। तो उन्होंने मुझे किताब दे दी। किताबें पढ़ने का तो मुझे शौक था ही। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे, यानी कि जा चुके थे, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। कहता कि अब उसे इतना टाइम मिला ही नहीं लेखिका को कि वो दोबारा रोना शुरू करे कि गुड़िया टूट जाने पे जैसे रोई है, या कोई और काम पकड़ ले, क्योंकि उसका मन किताबें पढ़ने में बहुत लगता था। अब एक किताब पकड़ ली है तो उसे पूरा करके ही छोड़ती थी वो। उस वक्त ब्रदर्स क्रामजोव मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। कहता तब तो मुझे ये समझ नहीं आया पिताजी ने मुझे ये बुक क्यों पढ़ने को दे दी है। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए कि उसे इतने ज़्यादा रट गए, इतने ज़्यादा याद हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है। उस बुक को आज तक उसने इतना बार पढ़ लिया है, कह रहा है कि पहली बार में जब पढ़ा था तब उसे कितनी याद हुई थी ये कहना तो मुश्किल है, और बाद में कितना याद हुआ ये भी कहना मुश्किल है। पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया। तो उस बुक में ना एक अध्याय था, और वो अध्याय था, टॉपिक किस पे था? बच्चों पे होने वाला जो अत्याचार है। वो लेखिका को बड़ी जल्दी से याद भी हो गया और लेखिका उसे समझ भी रही थी। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। अब उस अध्याय का लेखिका के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ा, जैसे ये लेखिका ने अपने उपन्यासों के नाम लिए हैं बच्चों, कि इन सारे उपन्यासों का लेखिका के ऊपर, लेखिका की जिंदगी में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जादू का कालीन, मेरा नाटक, नहीं, व 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। आइए पृष्ठ संख्या 21 पे चलते हैं। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। अब माँ जी का मन्नत का कहता है इतना असर रहा होगा, लेखिका कह रही है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरी चारों बहनों में भी हमेशा आत्मविश्वास रहा, इसलिए वो किसी हीन भावना का शिकार नहीं रही। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। मतलब कि हम लोगों को आदत थी, नानी माँ से सुनकर भी और परदादी से सुनकर भी ये आदत बन चुकी थी कि काम जो भी करना है वो लीक से हटके ही करना है।
अब जानी मानी लेखिका थी तो उसकी बहनें कितनी थी? 5। जानी मानी लेखिका जो थी उसकी 5 बहनें थी। 5 बहनें थी। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं थी, यानी कि लेखिका खुद नहीं थी, उनकी बड़ी बहन थी। उसका नाम मैंने आपको पहले भी बता दिया है, मंजुल भगत। घर का नाम मंजुल भगत का था रानी, बाहर का था मंजुल। अब पिताजी को भी ये आदत थी, लड़कियां होती थी तो पिताजी अपनी बेटियों के नाम 2-2 रख देते थे। तो एक मंजुल भगत हुई पहली बेटी, नाम रख दिया रानी। दूसरी लेखिका खुद हुई, नाम रख दिया उमा। फिर चित्रा हुई। लोगों ने ताने कसने शुरू कर दिए कि तुम्हारा मन नहीं भरा 5 लड़कियों से जो 2-2 नाम रख देते हो। हाँ, तो इस तानों से तंग आकर लेखिका के पिताजी ने क्या किया, फिर अपनी 3 लड़कियों के बाद अपनी जो भी लड़की हुई उसका एक एक नाम रखना शुरू किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर का नाम था रानी मंजुल भगत का, बाहर का था मंजुल। लेखिका अवतार हुआ, यानी कि उनके घर में लेखिका जो है अवतार के रूप में जन्मी मंजुल भगत, क्योंकि लेखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। भगत मतलब कि मंजुल का जो नाम था वो मंजुल जैन जरूर था, लेकिन उन्होंने अपने पति का नाम पिछला जो सरनेम था वो लगा लिया था तो भगत हो गया था। तो दूसरे नंबर पर क्या था, लेखिका खुद थी, घर का नाम उमा था, बाहर का था मृदुला जैन, लेकिन पति का नाम जो होगा उसके पीछे गर्ग लगा लिया। तो मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। नारीवाद का चलन मतलब कि उस टाइम पर ना नारियों को बाहर जाना या फिर लिखना, ये सब बातें थोड़ी सी मुश्किल लगती थी उनको कि नारी होकर ये काम करना, नहीं। तो उस समय नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे कुछ पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोगापंथी, घरगुस्सू मतलब घर तक सीमित रहने वाली क्यों हो, नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब ही नहीं होता था, अब भी नहीं है। लेकिन लेखिका ना सबको एक जवाब दे देती थी, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। यानी कि नाम भले ही हम बदल लें लेकिन हमारा व्यक्तित्व थोड़ी बदल जाएगा इससे। पूछने को तो पिताजी से लोग ये भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं? मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा, वह नहीं लिखती। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। उसकी बात भी सही है, अब सारी बहनें अगर लिखना शुरू कर देंगी तो पढ़ेगा कौन? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही अपना तर्क दिया कि घर में कोई पढ़ने वाला भी होना चाहिए। खैर उसके बाद जब 4थी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, यानी कि उन्हें इंटरेस्ट नहीं था लिखने में। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। राजीव को भी इंटरेस्ट था, वो हिंदी का लेखक बन गया। अचला को भी इंटरेस्ट था, वो इंग्लिश की राइटर बन गई अच्छी। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले हो गया, जान कि उसने भी हिंदी लिखना शुरू कर दिया। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 22 पर। हम 4 लिखते हैं, यानी कि 4 भाई बहन ऐसे हैं जो लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरे ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। अब लेखिका कह रही है मेरे ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता है, तो मुझे इस बात को लेकर कोई भी मुश्किल नहीं आई कि नहीं पढ़ता तो कोई बात नहीं। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2 चार नहीं होना पड़ता, यानी कि कोई आलोचना तो नहीं करता। खैर मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। कहता परदादी ने मन्नत तो मांग ली कि बेटियाँ हूँ, लेकिन उस मन्नत के नतीजा ये हुआ कि धरती पर तो बहनें आ गई, पर शुक्र है कि वो सारी की सारी लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर, यानी कि हम जो लिखने वाली हैं वो तो चलो शेर अपने आप को मानती है, लेकिन जो ना लिखने वाली हैं वो तो सवा शेर समझती हैं खुद को, हमसे भी आगे। 4थे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उसे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती थी। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था।
उसे लगता था कि ऐसा क्यों करना, गाड़ी आई है मैं क्यों जाऊँ उस गाड़ी में, सामंतशाही थोड़ी हूँ मैं, सामंतशाही का प्रतीक लगता है उसे ये, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़का भी। लेकिन पिताजी अपना प्यार दिखाते थे कि लड़कियाँ धूप में कैसे घर आएंगी, तो गाड़ी भेज देते थे। लेकिन रेनू बड़ी जिद्दी थी और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी, फारिग होता है मतलब निश्चिंत हो जाना। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, माँ को कोई परवाह नहीं थी, लड़की किससे आ रही है किससे जा रही है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर पिता काफ़ी कुड़ते बुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेनू पीछे पीछे पसीने में तरबतर, खरामा खरामा, खरामा खरामा मतलब धीरे धीरे, स्लो स्लो। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। रेनू को ना पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता था, तो इम्तिहान देने से भी उसको परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी, अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए, सारे खानदान के लोग उसे तर्क देने लगे कि इसलिए करना ज़रूरी है, इसलिए करना ज़रूरी है। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, पिताजी ने कहा आइए बच्चिए 23 यानी कि पृष्ठ संख्या 23 पर चलें। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क भी रेनू को विश्वसनीय नहीं लगा, ना रेनू को ना खुद उन्हें। पिताजी को भी नहीं समझ में आया कि मैं ये तर्क दे रहा हूँ क्या वो सही भी है या नहीं। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। अब रेनू ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिताजी की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर, उतने ही नंबर लाई जितने पास होने के लिए ज़रूरी होते। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे, सच स्पष्टवादी थी, सत्यवादी भी थी। ये रेनू की विशेषताएं हैं, सुन लीजिए ध्यान से। रेनू की विशेषताएं सत्यवादी थी, जिद्दी थी और स्पष्टवादी थी। गनीमत ये है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं मैं मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है, कोई परफ्यूम उसे अगर भेंट करेगा ना तो वो कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। अब इस बात पे हंसी आएगी, कोई उसको परफ्यूम दे रहा है और वो आगे कहेगी ये तुम ही रख लो भाई, मैं तो नहाती हूँ रोज, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर पर चित्रा, उनकी बहन। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा उसको दिलचस्पी पता किसमें थी, दूसरों को पढ़ाने में। इसलिए इम्तिहान में उसके कम अंक आते थे, लेकिन जो उससे पढ़ के जाता था उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। अब उसने अपने, ये सारी लड़कियाँ, ये सारी बहनें जो थी डीक से हटके काम करती थी और एक तो अपनी मर्जी की मालिक थी। मुश्किल ये थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। तो चित्रा के मामले में हुआ क्या कि लड़के को खुद नहीं पता था कि लड़की उसे पसंद करती है, पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था, यानी कि लड़के को चित्रा ने पहली मुलाकात में ही कह दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए लड़के ने। अब हम बात करेंगे लेखिका की सबसे छोटी बहन अचला के बारे में। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, यानी कि इकोनॉमिक्स, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं, उसे भी इंटरेस्ट नहीं था घर बार में। और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लग गया। अब शुरू में तो नहीं लगा, लेकिन 30 बरस पार करते ही उसने भी लिखना शुरू कर दिया। आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे पृष्ठ संख्या 24 पर। एक बात हम में एक सी रही। अब हम सब बहनों में एक बात कॉमन क्या थी? हम सब बहनों में एक बात कॉमन ये थी, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ना चलाया हो। शादी के बाद बहू के रूप में चाहे हम सब बहनें ना रही हो, ना सारी बहनों ने लिखा हो, और सारी बहनें चाहे लेखिका भी ना बनी हो, लेकिन इन सब बहनों ने क्या किया? हमने कहते घर भले ही ना चलाया हो, लेकिन अपना घर टूटने भी नहीं दिया, यानी कि उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा। चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। चाहे नौबत आ गई कि तलाक भी हो जाए, लेकिन वो तलाक होते होते भी रह गया। शायद इसलिए कि जैसा मैंने पहले अपने उपन्यास में लिख डाला था, जैसे कि मृदुला गर्ग बता रही है, मैंने अपने पहले उपन्यास में लिखा था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध थोड़ी होता है।
मतलब कि मर्द बदल लेंगे, घर बदल लेंगे, तो इससे हमारा कोई उद्देश्य सॉल्व थोड़ी हो जाएगा। इससे क्या होगा, हम दूसरे घर चली जाएंगी, दूसरा मर्द मिल जाएगा, परेशानियां तो वही रहेंगी। इससे अच्छा मर्द बदलने से क्या फ़ायदा, घर के भीतर रहते हुए अपनी मर्जी से जी लो, यही काफ़ी है। उन्होंने कहा हम घर के भीतर रहने हैं, एक ही मर्द के साथ जीवन जी रहे हैं और जिस तरह अपनी मर्जी से जी रहे हैं, इतना ही बहुत है। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे में रही, डालमिया नगर में। अच्छा, अब लेखिका की जब शादी हुई तो शादी के बाद एक बार वो बिहार गई। बिहार में उन्होंने क्या कंडीशन देखी औरतों की, वो बता रही हैं कि एक बार वो बिहार के छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़ब्बों में बैठते, यानी कि अलग अलग सेक्शंस में बैठते थे। औरतें जो थी वो पर्दा करती थी। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मुझे बड़ा इंटरेस्ट था नाटकों में मंचन करने का। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर 19 शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। और कहती मैंने क्या किया, सारी औरतों को प्रेरित कर लिया कि मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मंचन कीजिए। अगले 4 साल तक मैंने क्या रिजल्ट पाया, हमने बहुत सारे नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया मैंने। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। लेखिका बता रही है मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, यानी कि उनकी उम्र स्कूल वाली थी। पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। कहती कि वहाँ पे मैंने देखा कि प्राइमरी स्कूल ही नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो मैंने आर्थिक मदद मांगी, फाइनेंशियल हेल्प मांगी जो वहाँ का सीमेंट कारखाना था कि प्राइमरी स्कूल खोलने में मेरी मदद करेंगे। पहले उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। उन्होंने क्या कारण बता दिया कि क्रिश्चियन पॉपुलेशन कम है, बच्चे कम है वहाँ पे, इसलिए स्कूल नहीं खुल सकता। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा, यानी कि आग्रह जारी रखा। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाइए कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया, लेखिका को एवं फालतू में गुस्सा आ गया लेखिका को। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में, यानी कि मेरे बारे में, जो आपके बारे में भी यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। बात तो सही है। वे भी गुस्सा खा गए जिनसे बात करने गई थी। बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है। पृष्ठ संख्या 25 पे आ जाइए बच्चों। अब जिनसे वो बात करने गई थी कि मैं आग्रह कर रही हूँ स्कूल खोलने के लिए, तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या लेखिका जी आपकी है, हमारी नहीं। अब ये बात लेखिका को बड़ी चुभी। बात कड़वी थी पर 100% सच थी। प्रॉब्लम तो लेखिका की है, लेखिका को स्कूल चाहिए, उन्हें थोड़ी चाहिए। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। अब जो बात सच थी उसके आगे हम सब बहनों की आदत थी कि सिर झुका लेते थे। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। अब बहनें थी तो जिद्दी, जो सोच लेती थी वो करके भी रहती थी। वहाँ के अनेक मेहनती और कर्नाटक सरकार से वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से, ये खिसके खिसके वर्ड बार बार आ रहा है, मतलब लीक से हटकर चलने वाले लोग, उनकी मदद से ये व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में, यानी कि नामी, जो अलग अलग नामी स्कूल होते हैं उनमें दाखिला भी पा गए बच्चे। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किया। लेखिका बता रही है बहुत सारे ऐसे मेरी जिंदगी में मौके आए जब मेरा जिद्दीपन देखने को मिला, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेनू के मुकाबले नहीं पहुंच सकती। कहते मैं तो जो जिद्दी थी सो थी, लेकिन मैं रेनू का मुकाबला नहीं कर सकती, वो जितनी जिद्दी थी। 1950 दशक की बात बता रही है लेखिका कि 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई थी। मतलब इतनी तेज बारिश हो गई थी। दिल्ली की खासियत ये रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है, और अभी भी ऐसे ही होता है। पुरानी दिल्ली में देख लीजिए आप, और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो 10 सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर करती। इतनी बारिश हो गई कि जो सरकारी दफ्तर थे उनकी फाइलें पानी में तैरने लग पड़ी। यानी कि सोचो कि पानी कितना अंदर तक जा चुका था। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेनू के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेनू ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, घर में पिताजी ने, माँ जी ने, दादी ने, परदादी ने, सब ने, स्कूल बंद होगा मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता? अब सर माथा पकड़ के बैठ गए। अब इस सवाल का क्या जवाब दें? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। माकूल मतलब उचित। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था, तो रेनू अकेली पैदल स्कूल चल दी।
गनीमत ये थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद, एक मुश्त मतलब एक बार में, गनीमत मतलब शुक्र, शुक्र ये था कि बारिश एक बार में बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था, तो रेनू 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेनू को देख दंग रह गया। आप स्कूल का चौकीदार उसे देख कर आगे, इतनी तेज बारिश में बच्चा स्कूल आ गया। पर रेनू को कोई मलाल नहीं था, उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा हमने तो पहले ही कहा था। अब देखिए उसका जवाब क्या आया पृष्ठ संख्या 26 पर। पृष्ठ संख्या 26 पे आइए बच्चों। उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सब माथा पकड़ के बैठ गए, हम इससे क्या बात करें। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा, मतलब कैसा थ्रिल महसूस हुआ होगा उस टाइम, उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में वो लड़की अकेली चलती चली जा रही है अपनी धुन में। उसे कोई पछतावा नहीं है कि कोई आ रहा है जा रहा है, लेकिन वो निचाट अकेले, निचाट मतलब बिल्कुल अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जा रही है। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ हो। अकेलेपन का मजा इसलिए कि अपने आप में मस्त हुई वो लड़की चले चली आ रही है। तो वो लेखिका बता रही है कि सच में रेनू ने एहसास दिला दिया कि अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। तो ये था आपका पाठ बच्चों, मेरे संग की औरतें। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी पहली वीडियो में प्रश्न अभ्यास के पहले 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ना ही 6, 7, 8 की ज़रूरत है। आज 6, 7, 8 के लिए आपको पाठ पढ़ाया गया है पृष्ठ संख्या 20 से 26 तक। मैंने सारे प्रश्न अभ्यास के प्रश्न भी आपको लिख कर दे दिए हैं वीडियो में। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपकी परेशानी का हल ढूंढ लूँगी। इसके अतिरिक्त बेटा जी इस पाठ से मूल्य आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, और वो टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण के ऊपर मूल्य आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। महिला सशक्तिकरण के ऊपर आप अपने विचार प्रकट कीजिए। तो आपको क्या करना है, पूरे पाठ को अच्छे से देखिए, इस वीडियो में अच्छे से समझिए। कहीं भी कोई भी चीज़ आपको लगे कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है तो आप मेरे से बेझिझक पूछ लीजिएगा। बाकी अपनी कल्पना से लिखकर देखिएगा कि महिला सशक्तिकरण पर आप अपने क्या विचार प्रकट कर सकती हैं। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आपकी अगली वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।